तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राशिद मसूद है। आज मैं आप सभी को अपनी ज़िंदगी में हुआ एक डरावना किस्सा याद दिलाऊंगा, जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप उठे। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं अपने चाचा मोहम्मद अली खान के साथ पुरुपट्टनम के लिए निकला था। पुरुपट्टनम हमारे यहाँ से थोड़ा दूर आगे पड़ने वाला एक शहर है। दरअसल मेरे चाचा वहीं के कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे और इसी बीच मुझे भी अपनी प्रैक्टिकल फीस जमा करवानी थी और वो कॉलेज हमारे गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर था। उसके बाद मैं और मेरे चाचा जी ट्रेन पकड़कर सीधा उस कॉलेज के लिए निकल पड़े। मुझे अपने भूगोल की प्रैक्टिकल फीस के साथ साथ फाइल भी जमा करवानी थी, इसलिए हम दोनों ट्रेन से निकल पड़े क्योंकि वहाँ से उस कॉलेज की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। हमारा यूनिवर्सिटी भी वहीं था और वहीं पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा होते थे। अंधेरा होने के बाद मुझे हर सफ़र में डर लगता है, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो या फिर बस का सफ़र हो। इस वक्त तो मेरे साथ मेरे चाचा जी सफ़र कर रहे थे, लेकिन आते वक्त मुझे अकेले में ही सफ़र को काटना था, इसलिए मुझे डर तो लग रहा था। लेकिन फिर हम लोग कॉलेज में पहुंच गए। कॉलेज में पहुंचने के बाद मैंने अपनी फ़ाइल जमा करवा दी। ट्रेन से यहाँ तक होने वाला सफ़र काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। आते वक्त मेरा तो सर दर्द करने लगा था और वो दूरी भी कुछ ज़्यादा ही थी, तो थकावट भी महसूस हो रही थी। उसके बाद मैंने अपने चाचा जी को बताया कि जाते समय मुझे लोकल ट्रेन में सफ़र नहीं करना है, क्योंकि लोकल ट्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। लेकिन मेरे चाचा जी मेरी बात कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, अभी रात को ट्रेन आने वाली है तो तुम उसी ट्रेन से निकल जाना, सुबह के 5 बजे के आसपास घर पहुँच जाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि चाचा जी की बात मानकर जल्दी से स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा और फिर स्टेशन से रात वाली ट्रेन को पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। यही सोचकर मैंने अपना सारा सामान उठाया और उसके बाद वहां से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। जब मैं उस कॉलेज से निकला था तो मुझे शाम के 6:30 बज गए थे। हमने रात के सफ़र को काटा था तो मुझे रात की नींद भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर क्या था, मैं ट्रेन का इंतज़ार करते हुए स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने अपने हुलिये को लाल रंग का बना रखा था। दरअसल उसके पूरे के पूरे जिस्म पर लाल कपड़े थे और ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं का सर्वेंट है। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, आपको किस तरफ जाना है? तो मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, वो क्या है कि आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने घर वालों से मुलाकात करूँगा। मैं आज ही अपना सारा काम निपटा कर घर पर जा रहा हूँ। अभी मैं उस आदमी से बात ही कर रहा था कि अचानक ही एक आदमी आया और गलती से मेरा हाथ उससे टकरा गया। जैसे ही मेरा हाथ उससे टकराया तो वो मेरे ऊपर भड़कने लगा। अब इसमें मेरी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उस आदमी से बात करते वक्त मेरे हाथ हिल रहे थे, तो अचानक उस आदमी को इस तरह टच हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं थी। तभी उस आदमी ने कहा, लगता है तुम दिमाग से बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और पहले से ही तुम्हारी हरकतें किन्हीं पागलों की तरह लग रही हैं, और यहाँ अकेले तुम खड़े होकर किससे बातें कर रहे हो? तभी मैंने उस आदमी से कहा, अबे पागल है क्या? तुझे इतना बड़ा आदमी नहीं दिखता? ठीक से अपनी आंखें खोल कर देख। तभी उस आदमी ने कहा, किसकी बात कर रहा है भाई तू? और उस आदमी की इस बात को सुनते ही मैंने अपने साइड में पलट कर देखा तो मैं पूरा हैरान रह गया, क्योंकि मुझे तो अब वहाँ पर कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। मेरा चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ गया था, क्योंकि अभी अभी तो वो आदमी मेरे बगल में ही खड़ा था। फिर इतनी सी देर में आखिर वो कहाँ गायब हो गया, मैं यही सोचते हुए अपनी आंखों को इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन साला वो कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहा था। हालांकि रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे लगा कि शायद वो आदमी इधर उधर चला गया होगा। उसके बाद वो आदमी भी मुझे गाली गलौज करते हुए आगे चला गया। अभी मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर पड़ी एक टेबल पर बैठ गया। दरअसल वहाँ पत्थर की लंबी लंबी टेबल बनी हुई थी, तो मैं वहीं पर एक टेबल पर बैठ गया और तभी मेरे बगल में से एक आवाज़ आई, अरे भाई साहब, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था, फिर आप यहाँ कब आ गए? फिर जब मैंने साइड में देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर मुझे वही आदमी नजर आ रहा था जो कि कुछ देर पहले मुझसे बातें करते हुए पता नहीं कैसे लेकिन कुछ ही पल में गायब हो गया था। जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा तो मैं उस आदमी पर भड़कते बोला, अबे भाई, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है तेरी वजह से यहाँ पर लड़ाई होते होते बच गई। फिर उस आदमी ने कहा, अरे यार, मैं एक बिस्किट का पैकेट लेने गया था। फिर एक बार हम दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। वो आदमी बार बार अपने घर वालों के बारे में मुझे बता रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सालों के बाद अपने घर जा रहा है। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद मैं उस आदमी की बातों से पक चुका था।
अब मैं बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से उठ गया और उसके बाद मैं ट्रेन का वेट करते हुए वहाँ से थोड़ी दूर नज़र आने वाले एक ढाबे की ओर चल पड़ा, मगर वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। फिर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब एक काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी कर आते हैं। लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया, क्योंकि उसने बताया कि वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह को हाथ तक नहीं लगाता। फिर मैंने सोचा कि अकेला ही जाकर कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। उसके बाद मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करके वापस से स्टेशन पर पहुँच गया, क्योंकि स्टेशन के अनाउंसमेंट के मुताबिक बस कुछ ही देर में ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुँचने वाली थी। उसके बाद मैं अपना सामान उठाकर ट्रेन का इंतज़ार करते हुए अब पूरी तरह से तैयार हो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और इस भीड़ में सीट मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से इन दोनों एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो एग्ज़ाम के चलते वहाँ लड़कों की भीड़ भी लग जाना एक नॉर्मल सी बात थी। खासकर ट्रेन में चोरी वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता था। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे पटरियों के अंदर से थर थर काँपने की आवाज़ आई, तो मुझे ये एहसास हो गया था कि अब ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ रही है। फिर कुछ ही देर में ट्रेन ने हॉर्न देना शुरू कर दिया और अब मैं सामान लेकर पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द सीट लेनी थी। लेकिन ट्रेन थी तो रुक रुक कर चलना भी उस लोकल ट्रेन का एक अलग ही लफड़ा था। उसके बाद मैं सामान उठाकर ट्रेन की बोगी में सीट रोकने के लिए चल दिया। जैसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो मैं भीड़ को चीरते हुए उस ट्रेन के अंदर घुस गया। मुझे लोगों ने काफ़ी रोकने की कोशिश भी की, क्योंकि उस वक्त मुसाफिर लोग उतर रहे थे। इसी बीच मैंने एक सीट रोक ली। हालांकि उस बोगी में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मुझे जो सीट मिली थी उसके बगल में ही विंडो बनी हुई थी, तो मैं आराम से बैठकर बाहर का दृश्य भी बहुत आसानी के साथ देख सकता था। मुझे उस आदमी का इंतज़ार था जो मुझे स्टेशन पर मिला था, लेकिन अब तक वो आदमी मुझे ना ही तो इधर उधर टहलते नजर आया था और ना ही इस बोगी के अंदर। उसके बाद मैं चुपचाप आराम से बोगी में बैठा रहा। कुछ देर के बाद फिर से अनाउंसमेंट हुई कि अब ट्रेन चलने वाली है, और ट्रेन ने भी सावधानी के लिए हॉर्न दे दिया था। ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही मेरे तो कान खड़े हो गए। मैं भी विंडो से झांकते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे वो आदमी अभी तक नज़र नहीं आया था। तभी मैंने सोचा कि शायद वो आदमी दूसरी बोगी में बैठ गया होगा। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे साथ बैठेगा, तो हम दोनों आपस में बातचीत करते हुए सफ़र काट देंगे। और उसके कुछ देर के बाद ही ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन के खुलते मेरी आंखें फिर से उस आदमी को ढूंढने में जुट गई। तभी मेरे बगल से एक आवाज़ आई, अरे भाई साहब कौन सी दुनिया में गुम हो गए हो। और उसके बाद जैसे मैंने अपनी गर्दन को अपने साइड की तरफ घुमाया, तो मैंने देखा कि मुझे वही आदमी बैठा हुआ नज़र आ रहा था जिसे कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था। उस आदमी की बात सुनकर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था ताकि हम अच्छे से सफ़र को काट सकें। इतना कहकर मैं थोड़ा खामोश हुआ। उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब मैं तो कब का ही आपके बगल में बैठा था, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया। उस आदमी की इस बात ने मुझे थोड़ा सा हैरानी में डुबो दिया। एक पल के लिए मैं उस आदमी को घूरने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, वैसे भाई साहब आपने बताया नहीं कि आप किस स्टेशन पर उतरने वाले हैं। तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया जी वो मेरा स्टेशन तो है ना, यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप किस स्टेशन पर उतरने वाले हैं। मेरी बात सुनकर उस लाल ड्रेस वाले आदमी ने कहा, अरे भाई साहब मेरा क्या है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ उतर जाता हूँ। उस आदमी की बातों में काफ़ी ज़्यादा गहराई छुपी हुई थी, जिनको समझ पाना सच में मेरे बस से बाहर था। उसके बाद मैंने भी उस आदमी से दोबारा इस बारे में कुछ नहीं पूछा और चुपचाप से उसके बगल वाली सीट पर बैठा रहा। ट्रेन ने इस वक्त तक काफ़ी रफ्तार पकड़ ली थी। ट्रेन इतनी ज़ोर से चल रही थी कि आसपास के पेड़ पौधे भी तेज गति से मेरे कान के करीब से गुजर रहे थे। कुछ देर स्पीड से चलने के बाद ट्रेन ने एक स्टेशन पर अपने आप को थाम लिया, और जैसे मैंने उस स्टेशन को देखा तो मैंने पाया कि स्टेशन काफ़ी सुनसान लग रहा था। हालांकि मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि उस स्टेशन पर लोग नहीं हैं। और तभी उस आदमी ने कहा, अगर कोई भी इस स्टेशन पर गलती से उतर जाता है ना, तो वो दोबारा ट्रेन में अकेला नहीं चढ़ता। यह सुनकर उस आदमी को एकटक देखने लगा, क्योंकि उस आदमी की इस बात के अंदर मुझे काफ़ी अजीबपन लगा। मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब थोड़ा सोच समझ कर तो बोल दिया करो, भला ऐसा भी क्या होता है इस स्टेशन पर। फिर मैं उस आदमी को दो चार बातें सुनाने लगा, क्योंकि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब बातें बोल दी थी जिनका कोई सेंस ही नहीं था। और उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं उस आदमी पर गुस्सा करने लगा। फिर मैं गुस्से में पानी की बोतल लेने के लिए स्टेशन पर उतर गया
उस आदमी ने मुझे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन भला मैं कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। और उसके बाद जैसे मैं स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा कि स्टेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था। वहाँ पर तो किसी की मौजूदगी भी ना के बराबर थी। और ये बात मुझे खटक रही थी, क्योंकि वो एक रेलवे स्टेशन था और उसके ऊपर किसी इंसान का मौजूद ना होना हर किसी को हैरान कर देता है। जब मुझे लगा कि यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, तो इस चीज़ को देखकर मैंने अपने कदमों को वापस से ट्रेन की तरफ मोड़ लिया। उसके बाद जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि एक हवा के झोंके ने मेरे पूरे शरीर को छलनी छलनी कर दिया है। मुझे एक अजीब सी चीज़ का एहसास हुआ। इस अनुभव का एहसास मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। हवा तो मैंने काफ़ी बार खाई थी, लेकिन इस तरह की हवा मेरे बदन को पहली बार छूकर निकल रही थी। सच में इस चीज़ ने मुझे एक पल के लिए डरा सा दिया था। फिर मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और ट्रेन में जाकर बैठ गया। और उसके बाद मैं जैसे ही ट्रेन के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर मेरी सीट पर वो आदमी नज़र नहीं आ रहा था। अब वो वहाँ से गायब हो गया था। मुझे लगा कि शायद वो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम चला गया होगा, इसलिए वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं जाकर अपनी विंडो वाली सीट की ओर बैठ गया। अभी मैं वहाँ जाकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी मुझे अपने कान में किसी के गाने गुनगुनाने की आवाज़ आई। और इस आवाज़ को सुनते ही मैंने एकदम से अपने बाएं तरफ पलट कर देखा। मगर इस बार जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरे हाथ पांव कांप उठे, क्योंकि वहाँ पर वही आदमी बैठा हुआ था जो मुझे स्टेशन पर मिला था। लेकिन मैं इस जगह पर बस अभी अभी पहुँचा था और आते वक्त मैंने उस आदमी को उस सीट पर नहीं देखा था। मैंने इतना तक सोचा था कि वो आदमी आखिर कहाँ चला गया, और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था। उसके बाद मैंने उस आदमी से बड़े हैरानी से पूछा, जब मैं अभी अभी इस बर्थ पर आया था तो आप मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए थे, फिर अचानक ही कहाँ से टपक गए? तो इस बात का जवाब देते उस आदमी ने कहा, अरे भैया मेरा क्या है, मैं तो यहीं टहलता रहता हूँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, क्योंकि अचानक इस आदमी का दिखना एक बार नहीं हुआ था। पहले भी कुछ ऐसे ही दृश्य हुए थे। 2-3 बार मैंने इसी तरह महसूस किया था। मैं उस आदमी की हरकतों को ठीक से समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे इतना यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बीत जाने के बाद फिर उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब आपको पानी मिला या नहीं मिला? तो मैंने अपनी गर्दन सहलाते हुए उसे ना में जवाब दिया। तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि उस स्टेशन पर कोई पानी वानी नहीं मिलता। वो स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जिसके नाम से यहाँ के लोग डर जाते हैं। एक बार मैंने भी उसी स्टेशन पर उतरने की भूल की थी और आज तक मेरी उस भूल का अंजाम मैं भुगत रहा हूँ। फिर मैंने उस आदमी से कहा, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा, अरे कुछ नहीं भाई साहब, बस मजाक कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अचानक ही बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगने लगी, इसलिए मैं तुरंत ही उठ गया। मैं जल्दी से टॉयलेट में पहुंच गया और वहां फ्रेश होने लगा। जब मुझे हल्का महसूस हुआ तो मैंने बाथरूम के दरवाजे को खोला, लेकिन अब वो दरवाज़ा पूरी तरह से जाम हो चुका था। दरवाज़ा इस कदर जाम हो गया था कि मैं पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उस दरवाजे को हिला नहीं पा रहा था। मैं अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी देने लगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो बाथरूम के इस दरवाजे को खोलकर मेरी मदद कर सके। अब मैं तो बुरी तरह फंस गया था। काफ़ी ज़्यादा चीखने के बाद भी कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी उस बाथरूम के लगे हुए कांच के अंदर से एक आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ किसी हॉर्न की तरह थी, जिससे मेरे कान में दर्द होने लगा। फिर मैंने उस कांच की तरफ देखा तो उस कांच के अंदर मुझे एक अजीब सी परछाई नज़र आ रही थी। साथ ही अंदर लगी लाइट भी फ्लिप करने लगी। कांच में देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो मेरे सर पर कोई बैठा है, और सच में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरा सर बहुत ही भारी हो रहा था। उस वक्त उस बाथरूम के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, तो मैं इस चीज़ को ठीक से देख नहीं पा रहा था कि क्या सच में मेरे सर पर कोई बैठा हुआ है। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर से सहम गया था कि अब मेरे पाँव तक नहीं हिल पा रहे थे। तभी अचानक ही वो दरवाज़ा एकदम से खुल गया। जब दरवाजे के खुलते मैंने बाहर देखा तो वही आदमी मेरे सामने खड़ा था जो इतनी देर से मेरे साथ सफ़र में था। उस आदमी को देखकर मेरी सांस में सांस आई और मैं जल्दी से उस बाथरूम से बाहर निकल गया। उसके बाद मैं जैसे उस बाथरूम से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा शरीर पहले से काफ़ी नॉर्मल हो चुका है और साथ ही कान को भी राहत मिल रही थी। इस भयानक ध्वनि के बाद मेरा पूरा का पूरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया था। उस आदमी ने कहा, भाई साहब आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ।
मुझे पता है आपके साथ क्या हुआ होगा। उस आदमी की बात सुनकर मैंने उसे बड़ी अजीब सी आवाज़ में कहा, लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है? इस बात का जवाब ना देकर उस आदमी ने इस बात को यहीं काट दिया और फिर उस आदमी ने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। मैं फिर से उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। पता नहीं वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। हम दोनों उस बोगी के दरवाजे से होते हुए दूसरी बोगी के अंदर पहुंच गए। उस बोगी के अंदर जाते ही उस आदमी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए आप यहीं पर रुकना और यहाँ से बाहर मत निकलना। खैर अब तो मुझे उस आदमी की बात को हर हालत में मानना ही था, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मैं इस हालत में फंस गया था कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए और मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर उस आदमी ने मुझे एकटक देखते बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा और मुझे विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हिल ही गया था, क्योंकि उस आदमी ने मुझे इस वक्त जो बोला था वो सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे इस ट्रेन के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरा गला कोई घोट रहा है। बार बार मुझे अजीब सी चीज़ों का एहसास हो रहा था और इसी बीच पता नहीं क्यों लेकिन वो आदमी हड़बड़ाते हुए फिर से वहाँ से निकल गया और अब मैं अकेला इस ट्रेन की बोगी के अंदर बच गया था। ताजुब तो इस बात की थी कि इस वक्त हम जिस बोगी के अंदर बैठे हुए थे उस बोगी के अंदर हमारे अलावा कोई दूसरा मौजूद ही नहीं था। साथ ही मुझे पता चला कि यह इस ट्रेन की एक आखिरी और अंतिम बोगी है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे ये आदमी इस बोगी के अंदर क्यों लेकर आया है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी वो आदमी फिर से बोगी में पहुंचा और इस बार जैसे वो आदमी बोगी में पहुंचा तो उसके कपड़े उतरे हुए थे और उसका जो आधा नंगा शरीर था उसके ऊपर मोटे मोटे फोड़े बने हुए थे और उनमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। फिर बाद में वो मेरे पास आया और धीमी सी आवाज़ में बोला, अगर तुम भी इस ट्रेन के अंदर कुछ देर और रुके रहे तो तुम्हारी भी यही हालत हो जाएगी। लगभग 3 साल पहले मैं भी इस ट्रेन से सफ़र करते समय उस रेलवे स्टेशन पर उतर गया था। मुझे भी बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी, लेकिन जब मैं उस स्टेशन पर उतरा तो मुझे पानी वानी कुछ भी नज़र नहीं आया और ऐसी परिस्थिति में मैं पानी की बोतल लिए ट्रेन के आगे चल पड़ा। लेकिन फिर पता नहीं कैसे लेकिन मेरे शरीर को एक हवा ने अचानक ही छलनी छलनी कर दिया। मुझे लगा कि तेज़ हवा चलने के कारण मुझे ऐसा महसूस हुआ है, मगर जैसे ही ट्रेन में पहुंचा तो मुझे मेरे शरीर पर बहुत ज़्यादा भारी वजन महसूस होने लगा और फिर जब मैं बाथरूम के अंदर गया तो मुझे अपने सर के ऊपर बहुत भारी सी चीज़ दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे सर पर कोई औरत बैठ गई है। उस वक्त तो मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर कुछ देर तक मैं बोगी के अंदर बैठा रहा तो अचानक ही मेरे शरीर को कुछ कीड़े काटने लगे और तब मुझे हल्की हल्की नींद का एहसास हुआ। जब मुझे हल्की हल्की नींद का एहसास हुआ तो उस समय ना चाहते हुए भी मेरी आँख लग गई और फिर जब मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने देखा कि मेरा शरीर अब छलनी छलनी हो गया है। उस आदमी ने जिस तरह की हरकतें बताई थी बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ हो रहा था। उस आदमी ने बताया कि उसके बाद मेरी डेथ हो गई और आज भी एक रूह के रूप में मैं यहीं भटकता हूँ। उस आदमी की बातों ने मुझे अंदर से लेकर पूरा हिला दिया था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फिर उसके बाद उस आदमी ने बताया कि तुम्हें यहाँ से कुछ दूर आगे आने वाले भगवान राम मंदिर में उतरना है। मुझे उस आदमी से भी भय लग रहा था क्योंकि वो भी एक प्रेत था। फिर उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी जान तो बचा लूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। फिर उसके बाद उस आदमी ने कहा, शेखावाटी नगर में जाकर मेरे घर वालों को ये सूचना दे देना कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए उनको छोड़कर यहाँ से जा चुका हूँ। फिर ये बात सुनकर मेरी तो आंखें नम हो गई। फिर उस आदमी ने बताया कि मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जिसे वो नज़र आया है, बाकी किसी भी इंसान को मेरा रूप नज़र नहीं आता। शायद तुम्हारे और मेरे गण मिलते जुलते हैं। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन मेरे पैर में मुझे दर्द हो रहा था और फिर जब मैंने अपने पैर की एड़ी को देखा तो उसके अंदर अब गहरा गड्ढा पड़ गया था। मेरे पैर के अंदर से खून टपक रहा था और खून को टपकते हुए देखकर सच में मुझे घबराहट होने लगी और अब मैं पूरी तरह हताश होकर अपनी सीट से उठने लगा। मेरा सर भी बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। मुझे ज़ोरों से नींद आ रही थी, लेकिन अगर मैं सो जाता तो मेरा पूरा का पूरा शरीर छलनी हो जाता। अभी भी वो स्टेशन 10 मिनट की दूरी पर था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जाकर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और मैं अपने पैर को घसीटते हुए उस रेलवे स्टेशन से नीचे उतर गया।
उस स्टेशन से थोड़ी दूर आगे मुझे मंदिर के ऊपर टंगी हुई एक झंडी नजर आ रही थी और उस झंडी को देखते ही मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि यही वो राम का मंदिर है जो उस आदमी ने बताया था। फिर उसके बाद मैं अपनी घायल अवस्था में उस मंदिर के अंदर पहुंचा। तब जाकर मुझे राहत की सांस मिली, लेकिन अब तक मेरे दोनों पैरों के अंदर गहरे गड्ढे पड़ गए थे। उसके बाद उस राम मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर मैं लेट गया और मेरी आंखें बंद हो गई। उस आदमी ने मुझे जो एड्रेस दिया था, मैं उस तक वो जानकारी पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर था। उस आदमी ने मुझे कुछ गुप्त बातें भी बताई थी जो उसके परिवार वालों को सुनानी थी। दूसरे दिन जब मैं नॉर्मल हुआ तो मेरी हालत में थोड़ा सुधार था। वहाँ के पुजारी ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद जब मैंने पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उस रेलवे स्टेशन पर इन चीज़ों का भटकना आम बात है। वहाँ कई सालों से भूत प्रेत का आतंक है और जैसे सूरज अपनी रोशनी के साथ बादलों में डूब जाता है, वैसे उस स्टेशन के ऊपर चहल पहल एकदम से रुक जाती है। स्टेशन पूरी तरह से भूत शक्तियों के कब्जे में आ जाता है। दोस्तों, मैंने अपने घर वालों को भी सारी बात बताई, तब जाकर उन्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ। फिर मैंने उस आदमी की उस खबर को भी शेखावाटी नगर के उस कस्बे में पहुंचा दिया। लेकिन आज इस घटना को काफ़ी दिन बीत गए हैं, मगर अब भी मुझे जब वो घटना याद आती है तो उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने झलकता है, क्योंकि फिर कभी मैंने उस आदमी को नहीं देखा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।